स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है प्रेशर ग्रुप के बारे में। रिसेंटली जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी नाम का जो प्लेटफॉर्म है उनके डोमेन के अंडर में, तो आप देखिए कि इस प्लेटफॉर्म के जो हेड पर्सन है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर कहा गया कि आने वाले समय के अंदर में जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम का जो प्लेटफॉर्म है एज ए प्रेशर ग्रुप के रूप से वर्क है उसको कैरी आउट करेगा। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस टर्म के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेशर ग्रुप जो टर्म है उसके बारे में मेंशन किया गया है? तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो इस टर्म का मेंशन है वो नहीं है, बट पॉलिटिकल डोमेन के अंदर में ज़रूर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाता है उनका जो डिमांड्स हैं उनको मनवाने के लिए। हमारे कंट्री के अंदर में ये जो टर्म है वो लार्जर वे के अंदर में पॉपुलर नहीं है, बट अगर हम यूएस एंड यूके का जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में अगर रीड करें तो यूएस और यूके का जो पॉलिटिकल डोमेन है वहाँ पे जो प्रेशर ग्रुप हैं वो लार्जर वे के अंदर में एग्जिस्ट है वो किया करते हैं। हमारे कंट्री के अंदर में अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनको डिफरेंट बेसिस के ऊपर में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आप देखिए कि कास्ट के कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं। उनकी कास्ट को गवर्नमेंट का जो स्कीम है उनका किस तरीके से बेनिफिट हो सके, रिजर्वेशन का जो डिमांड है उसके लिए आप देखिए कि अलग अलग कास्ट ग्रुप हैं वो समय समय पे डिमांड किया करते हैं। तो उनको एज ए आप प्रेशर ग्रुप के रूप से काउंट है वो कर सकते हो। कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा आप देखिए कि जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसके अंदर में भी आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस वो मिलेंगे। तो एग्रीरियन जो ग्रुप्स हैं उनके रूप से आप उनको एज ए काउंट कर सकते हो कि एग्रो के सेक्टर के अंदर में जो रिफॉर्म है उसका डिमांड करते हैं। गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसका कैसे उनको बेटर बेनिफिट है वो हो सके। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बिजनेस सेक्टर के अंदर में भी वर्क किया करते हैं, जैसे कि एसोचैम नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एसोसिएशन है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो ग्रुप्स हैं उनका वहाँ पे। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनको आज आप एज ए प्रेशर ग्रुप के रूप से काउंट कर सकते हो जो हमारे कंट्री के अंदर में एग्जिस्ट है वो किया करते हैं। और ये जो टर्म है वो लार्जर वे के अंदर में पॉपुलर कहाँ पे है, यूएस और यूके का जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि पार्लियामेंट का जो सेशन है, जो मानसून सेशन है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में है। तो इस मानसून सेशन के अंदर में जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो रूलिंग पार्टी है उनके बिटवीन में जो डेडलॉक जो क्रिएट हुआ है कि जो प्रॉपर हाउस का जो फंक्शनिंग है वो नहीं है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए जो मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन से मिले हैं और उनके साथ में डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो क्या है, कौन से बिल हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं और डेडलॉक है उसको कैसे यहाँ पे रिजोल्व है वो किया जा सके। अपोजिशन का डिमांड क्या है? अपोजिशन का डिमांड यही है कि जो जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं वो एक स्टेटमेंट को कैरी आउट करें। इसके अलावा आप देखिए कि जो जो स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे डिस्कशन का एक डिमांड है। जो अयोध्या के अंदर में जो टेम्पल है, टेम्पल में डोनेशन का जो एक इश्यू क्रिएट हुआ है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन यहाँ पे हो। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे अपोजिशन जो डिस्कशन है वो चाहता है, रूलिंग पार्टी है वो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो बिल्स हैं उनको पास करवाना चाहता है। तो इसलिए जो डेडलॉक है उसको रिजोल्व करने के लिए एक डिस्कशन है वो हुआ है। हमारे आप देखिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर में इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट हैं वो किया करते हैं। अर्लियर समय के अंदर में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वो मिले हैं, जैसे कि हमारा जब फर्स्ट कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ था तो कुछ ऐसे पर्सन हैं उनको भी कैबिनेट के अंदर में शामिल किया गया था जो कि अपोजिशन के सेक्शन से बिलोंग हैं वो किया करते थे। बाद में आप देखिए कि कभी यूएन के वहाँ पे डेलीगेशन को सेंड किया गया तो हमारे जो अपोजिशन के उस समय एक लीडर होते थे, बाद में वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। तो उनको यूएन के डेलीगेशन के अंदर में उस समय जो रूलिंग हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ पे सेंड किया था। तो इस तरीके से हमारा जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन का जो पार्टी है उनके बिटवीन में एक कोऑपरेशन है वो आपको एग्जिस्टेंस में मिलता है। लार्जर आप देखिए कि कुछ कुछ ऐसे भी कंट्रीज हुआ करते हैं वहाँ पे जिस तरीके से जो अपोजिशन का लीडर है वो आता है, कोई भी पर्सन अपोजिशन के अंदर में एग्जिस्ट करता है उसके साथ में ही उनको जेल के अंदर में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा ऐसा जो जो आपको काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर में ऐसा जो प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस में मिला करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि इकोनॉमी के सेक्टर के रिगार्डिंग का न्यूज़ है कि आरबीआई जो है वो समय समय पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको एग्जामिन करता है कि प्रेजेंट समय के अंदर मार्केट का जो कंडीशन है वो किस तरीके से है,
इन्फ्लेशन रेट है अगर उसको यहाँ पे रेगुलेट करना है तो मनी का जो सप्लाई है उसको रेगुलेट किया जाए या उसको इंक्रीज किया जाए। तो इस तरीके से आप देखिएगा एमपीसी के अंदर में ये जो डिसीजन है वो हुआ करते हैं। आरबीआई का मीटिंग हुआ जिसके अंदर में उन्होंने रेपो रेट है उसमें किसी तरीके से चेंज है वो नहीं किया है। तो ये जो रेपो रेट टूल है वो बेसिकली आरबीआई को यहाँ पे पावर ग्रांट करता है कि मार्केट के अंदर में जो मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट किया जा सके, उसको इंक्रीज भी किया जा सके, डिक्रीज भी किया जा सके, जिस तरीके का मार्केट कंडीशन के अंदर में डिमांड है। बेसिकली क्या हुआ करता है रेपो रेट के अंदर में, रेपो रेट बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई के द्वारा जो मनी जो लैंड किया जाता है बैंक्स को, तो उसके बेसिस के ऊपर में आरबीआई है उसको यहाँ पे चार्ज है वो किया करती है। क्या रेपो रेट के अंदर में जो मनी लैंड किया जाता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में लैंड हुआ करता है क्या? आप देखिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में नहीं है, शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग में ये लैंड है वो हुआ करता है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो कोलेटरल के रूप से यहाँ पे हुआ करती हैं, जिसके परचेज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनके परचेज का भी एक एग्रीमेंट है वो हुआ करता है, जिसको कि हम रिवर्स रेपो रेट के रूप से काउंट करते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आरबीआई के पास में अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर हम इन्फ्लेशन रेट के बारे में देखें तो 4 ± 2 का जो रेंज है उस कैटेगरी के अंदर में इन्फ्लेशन रेट है उसको मेंटेन करना होता है एमपीसी को, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके भी रोल को यहाँ पे देखा जाता है कि एक्सटर्नल फैक्टर का तो कोई रोल नहीं है, जैसे कि मानसून का रोल। आप देखिए कि इस साल जो मानसून कंडीशन है वो वीकनिंग सिचुएशन के अंदर में है, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। वेस्ट एशिया का जो इम्पैक्ट है उसका इकोनॉमी के ऊपर कैसे सिचुएशन को क्रिएट किया है उसके बारे में भी यहाँ पे जो इकोनॉमी का पेज है वहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ। यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन हुआ करता है उसका जो पैसा जिसके द्वारा पे किया जाता है, तो अभी तो आप देखिए कि आरबीआई जो है, आरबीआई के अलावा जो बैंक्स हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इन सभी के द्वारा वो पेमेंट है उसको बियर किया जाता है ट्रांजैक्शन को यहाँ पे। तो आरबीआई ने उसी के बारे में कहा है कि अभी तो एनफ मनी है उसका अवेलेबिलिटी है, बट हो सकता है गवर्नमेंट आने वाले समय के अंदर में कोई बिल लेके आए और जो यहाँ पे कस्टमर के द्वारा या आप देखिए कि जो बिजनेस पर्सन है उनके द्वारा जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो मनी है उसके ऊपर में कुछ चार्ज है वो लग सके। आने वाले समय में हो सकता है कोई एक लिमिटेशन का जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे चार्ज है वो किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि मेटा नाम का जो प्लेटफॉर्म है, मेटा जो अर्लियर समय के अंदर में फेसबुक नाम का जो कंपनी होता था उन्हीं का ये कंपनी है। और मेटा के अंडर में फेसबुक भी है, व्हाट्सअप भी है, इंस्टाग्राम भी है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का जो मटेरियल है उसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज किया है। डीप फेक के कुछ वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर में। वैसे तो आप देखिए कि ऐसा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके पास में इस तरीके से जो बोट्स हैं, जो इंजन्स हैं वो हुआ करते हैं। कोई भी जो फेक वीडियो है, कोई भी ऐसा जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का कोई मटेरियल है उसको वो डिटेक्ट किया करते हैं। बट अगर उनका डिटेक्शन नहीं पॉसिबल है तो रिपोर्ट किया जाए, और इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर में ऐसा जो कंटेंट है वो नहीं होना चाहिए। ये हमारे कंट्री का जो पॉलिसी है वो एग्जिस्ट किया करती है। नेक्स्ट आप देखिए कि गुजरात एंड महाराष्ट्र के वहाँ पे जो नॉन डेयरी का जो पनीर है जिसको कि एनालॉग पनीर के रूप से नॉन डेयरी पनीर के रूप से काउंट किया करते हैं, तो उसको आप देखिए कि बैन है वो किया गया है, क्योंकि इस पनीर का जो मेकिंग प्रोसेस है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे क्वेश्चन है वो रेज हुआ है, तो उसी के बेसिस पे इसको बैन है वो किया गया। फिर आप देखिए कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में है। हमारे कंट्री के अंदर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सेक्टर है उसमें जीडीपी के बेसिस के ऊपर में जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है यहाँ पे। बट एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आया है कि पिछले कुछ समय से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया के अंदर में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो प्राइवेट का जो स्पेंडिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंक्रीज होना एक पॉजिटिव यहाँ पे साइन है हमारे इकोनॉमी के लिए। और अब देखिए कि पोस्ट कोविड के समय से ये इंक्रीज है वो देखने के लिए मिला है कि कोविड के बाद से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो कम्पिटिटिवनेस है, उसके लिए उसका जो डिमांड होना चाहिए, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो होना चाहिए, उसके लिए इस तरीके से इंक्रीज किया गया है इस सेक्टर के प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें तो प्राइवेट प्लेयर्स का जो ये इंडस्ट्री है ये मोर रिसर्चर्स को एम्प्लॉय करता है गवर्नमेंट के कंपैरिजन के अंदर में, कि प्राइवेट है वो मोर रिसर्चर्स हैं उनको यहाँ पे
सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। बट अगर हम हमारे कंट्री का जो स्पेंडिंग है उसको अदर कंट्रीज़ के साथ में यहाँ पे कंपेयर करें तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारे कंट्री में 0.84% ऑफ जीडीपी है, उसका यहाँ पे 0.84% ऑफ जीडीपी है, उसी का कंट्रीब्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है। अगर आप चाइना के वहाँ पे देखोगे तो 2.5% ऑफ जीडीपी है चाइना के वहाँ पे। यूएस के वहाँ पे ये जो नंबर्स हैं 3.75 हैं, 3.45 या 75 इस तरीके से हैं। और आप देखिए कि साउथ कोरिया के वहाँ पे तो ये नंबर हैं अराउंड द 5% ऑफ जीडीपी के पास में है, जो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया के अंदर में जो कंट्रीब्यूट हैं वो करते हैं। तो हमें भी हमारा जो स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज करना चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन को भी हमने यहाँ पे देखा। और अभी आप देखिए कि एक नेशनल अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन, सॉरी इसका जो नेम है वो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये जो यहाँ पे 50,000 करोड़ का जो एक फंड क्रिएट किया गया है, तो प्राइवेट प्लेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है, इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्रिएट करने का ज़रूरत है। एसिटिक लॉइन के बारे में है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात का जो एरिया है, भावनगर का जो एरिया है, गिर का जो एरिया है, वहाँ पे एसिटिक लॉइन्स हैं वो पाए जाते हैं। अब फ्यूचर के समय में इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, तो एक तो कॉरिडोर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कॉरिडोर के अलावा आप देखिए कि कोई यहाँ पे डिजीज का आउटब्रेक हो, जैसे कि K9 डिस्टेंबर वायरस है उसका आउटब्रेक हुआ था, वो इम्पैक्ट किया था इनके पॉपुलेशन को, तो इनको अदर एरियाज के अंदर में भी ट्रांसलोकेट है वो करना चाहिए, अदर एरियाज में इनको ट्रांसलोकेट है वो किया जाए। तो उन सभी पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि कैसे हम फ्यूचर के रिगार्डिंग में कैसे इस जो स्पीसीज़ है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसको आप देखिए कि जिस तरीके से प्रोटेक्शन का स्टेटस दिया गया, इसका कंजर्वेशन किया गया या सपोर्ट इसको प्रोवाइड किया गया, उसी की वजह से इस स्पीसीज़ का जो IUCN स्टेटस अर्लियर फेज में क्रिटिकल एंडेंजर्ड हुआ करता था, और उससे आप देखिए कि अपग्रेड होते हुए इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर में रखा गया है। तो एक डेवलपमेंट है, एक जो अपग्रेडेशन है उसको ये शो करता है। ये एसिटिक लॉइन के बारे में था। गिर के एरिया के अंदर में ये प्रेजेंट समय के अंदर में पाए जाते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट है उसका एक बिल आया है जिसके रिगार्डिंग में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है। वैसे आप देखिए कि बिल का जो कंट्रोवर्सी है उस पर क्वेश्चन पूछने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी कम हुआ करते हैं। अगर कोई बिल है वो एक्ट के रूप से यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए तो मोर चांसेज होते हैं कि उससे क्वेश्चन आपसे मेंस के एग्ज़ाम के अंदर में भी पूछा जाएगा कि मेंस में कोई एक्ट एग्जिस्टेंस में आया है। अभी यहाँ पे बिल है तो इस इंस्टीट्यूशन का जो वर्किंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ है। हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक ग्रेट जो स्टेटिशियंस हुआ करते थे, PC महालनोबिस हैं, जिन्होंने हमारे जो सेकंड आप देखिए कि जो 5 ईयर प्लान है उसके अंदर में भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया था। तो PC महालनोबी हैं, उनके द्वारा 1931 के समय में इस रिसर्च इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1959 के समय में इसको एज ए एक्ट के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। इंडियन स्टेटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट है जो कि कैलकाटा के वहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बांग्लादेश के बारे में है, बांग्लादेश का जो लीडर हैं शेख हसीना, उन्होंने आप देखिए कि अपना एक डिस्कशन किया है, क्योंकि उनको 2 ईयर का समय हो चुका है जब से वो अपने कंट्री से आए हैं। उन्होंने डिस्कशन के अंदर में यही कहा कि उनका जो पर्सनल सेफ्टी है वो उनके पीपल्स का रिगार्डिंग में जो ड्यूटी है उसको उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि ड्यूटी को मोर इम्पोर्टेंस उन्होंने बताया है अपने पीपल्स के रिगार्डिंग में। तो ये उनका डिस्कशन हुआ है। बांग्लादेश के जो मिनिस्ट्री हैं, पॉलिटिकल पावर है, वो इंडिया के साथ में डिफरेंस रखते हैं। इंडिया आप देखिए कहता है कि उनका किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस तरीके के जो डिस्कशंस हैं उनकी रिगार्डिंग में। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, हमारे जो यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आप देखिए कि श्रीलंका को कहा है कि जो प्रोविंशियल जो इलेक्शंस हैं उसको वहाँ पे कंडक्ट करवाया जाए। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मेघालय का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड है, वो उनका स्टेट एनिमल हुआ करता है। अब मेघालय ने आप देखिए कि एक मिशन है उसको लॉन्च किया है जिससे कि क्लाउडेड लेपर्ड है उसको प्रोटेक्ट किया जाए।
हिमालयन फुटहिल्स का जो एरिया हुआ करता है, हिमालयन फुटहिल्स का एरिया है, वहाँ पे जो क्लाउडेड लेपर्ड्स हैं वो पाई जाते हैं ज़्यादा संख्या के अंदर में। जैसे कि आप देखिए कि पक्के टाइगर रिजर्व का भी एक एरिया है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? क्या मेघालय में है? मेघालय में वो नहीं है। कहाँ पे है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो वहाँ पे भी ये जो क्लाउडेड लेपर्ड हैं वो पाए जाते हैं। वैसे तो एक सोलिटरी कैट के रूप से एग्जिस्ट करते हैं कि ये एकांत के अंदर में, अकेले वे के अंदर में रहा करते हैं। और आप देखिए कि ये टेरिटोरियल एरिया में रहना, इनका भी एक वन काइंड ऑफ फीचर है वो हुआ करता है, जो कि हम जो टाइगर्स के बारे में हम देखा करते हैं, वैसे ही इनका भी एक टेरिटोरियल एरिया का यहाँ पे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो फुट हिल्स के एरिया में प्रेजेंस है, मेघालय का ये स्टेट एनिमल है और अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए एक मिशन है उसको लॉन्च किया गया। हमारा जो मेरीटाइम का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में DGMA ने एक वार्निंग इशू किया है कि साइबर थ्रेट है वो हो सकता है पोर्ट्स के ऊपर में भी। डिजिटल टेक्नोलॉजीज को जिस तरीके से अडोप्ट किया गया है तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे वार्निंग को इशू किया गया। प्रिपेयर्डनेस के बारे में जो गाइडलाइंस है वो कहा गया है कि हमें प्रिपेयर्ड है वो होना चाहिए इस तरीके के जो अटैक्स हैं उनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे वार्निंग है वो इशू किया है। तो ये अभी रिसेंटली आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे डायरेक्शंस इश्यू किए हैं हमारा जो अर्बन कंस्ट्रक्शन का एरिया है उसके रिगार्डिंग में। जैसे कि फुटपाथ का एरिया है उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि फुटपाथ है वो हमारा आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उन सभी के पार्ट के रूप से रिकॉग्नाइज है वो हुआ है। फिर आप देखिए कि यमन के जो होतीज़ हैं उन्होंने अटैक के बारे में यहाँ पे मेंशन किया रेड सी के बारे में, कि उन्होंने रेड सी के एरिया के अंदर में यनबू नाम का जो पोर्ट एरिया है रेड सी में सऊदी अरेबिया का, वहाँ पे उन्होंने अटैक है उसको कैरी आउट किया है। फिर आप देखिए कि टर्किश जो MP हैं, टर्किश MP के द्वारा यहाँ पे जो कुर्दिश मिलिटेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग में जो जो कंडीशंस हैं उनको यहाँ पे बैक है वो किया गया है, जो कंडीशनल एमनेस्टी हुआ है। कुर्दिश ऐसा कम्युनिटी है जो 3-4 कंट्रीज के अंदर में पाया करते हैं, जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ईरान में भी हैं, इराक में भी हैं, टर्की के वहाँ पे भी हैं, सीरिया के वहाँ पे भी हैं। इराक के वहाँ तो उनका एक ऑटोनोमस एरिया है, बट टर्की अथॉरिटी काफ़ी बार उनके अगेंस्ट में एट्रोसिटीज़ हैं उनको कैरी आउट करते हैं। तो ये जो कुर्दिश कम्युनिटी के बारे में है, कभी इनको प्रोमिस किया था वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उन्होंने कि आपका एक कंट्री है वो बनाया जाएगा। बाद में आप देखिए कि ट्रीटी ऑफ सिविर एंड ट्रीटी ऑफ लोसाने हैं, उसके बाद में ये डिमांड है वो फेजल आउट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि स्पेन का जो एक एनक्लेव एरिया है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में, जो कि मोरक्को के साथ में ही एरिया शेयर करता है, तो उसी के बारे में मेंशन किया गया। माइग्रेंट जो पर्सन है वहाँ पे एड सप्लाई है उसके बारे में। और ब्राज़ील के जो एक डिप्लोमेट है उनका जो वीज़ा जो है उसको रिवोक किया गया है। पहले अभी आप देखिए कि ब्राज़ील ने US के कुछ डिप्लोमेट हैं उनके रिगार्डिंग में एक डिसीजन लिया था कि उनको एंट्री नहीं अलाउ किया जाएगा, क्योंकि कंट्री का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर में वो इंटरवेन कर सकते हैं, उसके अंदर में कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है वो नहीं होना चाहिए। नया जो हॉर्मूज का जो रूट है उसके लिए एग्री किया गया है, जो कि आप देखिए कि ओमान और ईरान के द्वारा जॉइंटली मेंटेन है वो किया जाएगा। इसका एक न्यू काइंड ऑफ रूट है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। अब आप देखिए कि डिस्कशन तो पहले भी हुआ था, बट वो एग्जिस्टेंस में आए उसी समय में उसका इम्पोर्टेंस है। और कभी आप देखिएगा एग्जिस्टेंस में आएगा कुछ दिनों बाद में फिर उसके ऊपर में अटैक होगा। तो अभी सिचुएशन है वो काफ़ी आप देखिए अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है वेस्ट एशिया का। बट हॉर्मूज के रिगार्डिंग में एक जो फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पे एग्री किया गया है ओमान एंड ईरान के द्वारा, जो जॉइंटली वे के अंदर में वहाँ से पासिंग है उसको अलाउ करेगा। फिर आप देखिए कि रसिया और यूक्रेन के अटैक्स एंड काउंटर अटैक के बारे में है, एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बांग्लादेश का जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं उनके स्टेटमेंट के बारे में है। और उसके अलावा आप देखिए कि उनका जो ऑफिशियल जो रेजिडेंस हुआ करता था उसको मेमोरियल म्यूजियम के रूप से कन्वर्ट है वो किया गया है। और चाइना ने US के जो जितने भी यहाँ पे मेजर्स हुए हैं जो टैरिफ के बारे में हैं, ड्रोन्स के बारे में हैं, उनके रिगार्डिंग में काउंटर मेजर है उसको यहाँ पे अनाउंस किया गया है चाइना के द्वारा। स्पेशली जो साउथ चाइना सी का एरिया है, तो ताइवान स्ट्रेट के आसपास का एरिया है उसके बारे में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।